अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि मेयर कराची कौन होगा। अब जाहिर है चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। दोनों उम्मीदवार चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या जमात इस्लामी के हों, अपनी अपनी जीत के लिए खासे पुरआज़्म दिखाई दे रहे हैं। अब बज़ाहिर तो नंबर गेम जमात इस्लामी के हक में है, लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। आपसे कुछ देर पहले वैसे खबरें ये आ रही थी कि पीपल्स पार्टी ने दावत दी है जमात इस्लामी को कि हम आपको डिप्टी जो मेयरशिप है वो आपको देखते हैं और आए मिलकर बैठते हैं और चार्टर ऑफ कराची करते हैं। बहरहाल कल फैसला हो जाएगा कि ये ताज किसके सर सजेगा। ओवरऑल कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है वहाँ के लोगों के, वहाँ के शहरियों की जो ज़ाहिर है एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेयर बने कराची के मसाइल को जो है वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहरहाल सियासी माहौल में भी अफरा तफरी इस वक्त उरूज पर है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हर सियासी जमात इस वक्त अपनी अपनी बका की जंग लड़ रही है। अगर पीटीआई की बात करें या चेयरमैन पीटीआई की, तो उनकी तो मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो एक मामला था, पहली बार वो जीआईटी के सामने पेश हुए, बड़े उन्होंने ज़ाहिर है जलसों जुलूसों में इल्ज़ामात लगाए। जो मामला था ज़ाहिर है कत्ल की तहकीकात का वो बार बार मुतालबा कर रहे थे। जीआईटी के सामने पेश हुए, दो चार उनसे सवाल हुए। उन्होंने उनसे पूछा गया कि ये जो वीडियो क्लिप्स आपने जारी किए, बयानात दिए, उनके इल्ज़ामात का कोई सबूत है? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपको बराह रास्त धमकी दी? उन्होंने कहा नहीं। आपने इल्ज़ामात क्यों बताए? मुझे किसी ने बताया था। बहरहाल लग रहा है कि हर तरफ से घेरा जो है वो तंग होने जा रहा है। क्या मुस्तकबिल होगा उनका? फिर इस्तेहकाम पार्टी जो नई मंजर आम पर आई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? इंतखाबात होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात करीब हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर एक जो खबर बड़ी बाज़गश्त है जिसकी, वो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर दरारें। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून राहें जुदा करने जा रहे हैं। क्या है अंदर की खबर, ये भी ज़रा आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। दीगर बहुत सारे मामलात हैं और इस सब में एक अहम खबर ये आई है कि वो तमाम लोग, वो तमाम मुल्क दुश्मन अनासिर जो बाहर बैठकर इदारों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो बाहर बैठकर बच जाएंगे या इसी तरह से ये प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि आदिल राजा नामी एक यूट्यूबर मुसलसल इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई और नफ़रत फैला रहा था और आज इन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जाहिर है उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है जो बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ एक पूरा बयानिया बना रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर हैं आमिर ज़िया साहब। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे इमरान याकूब साहब भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर, इस वक्त तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि तमाम का तमाम जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है वो ओवरऑल एक कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है, पर इस सब पर भी आएंगे। ज़रा सबसे पहले मेयर कराची की बात कर लेते हैं। सर, ये क्या लगता है आपको, ये मेयर कराची का ताज किसके सर सजने जा रहा है कल? देखिए सोनिया, पीपल्स पार्टी 13 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है सिंध में, आपने देखा हुकूमत कर रही है और उनकी हमेशा बड़ी ख्वाहिश रही है कि जी मेयर कराची उनका होना चाहिए। चले ठीक है, आपका वोट बैंक तकड़ा रहा है या कराची में लोगों ने आपको वोट दिए हैं और नंबर गेम में आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन अब जो सूरत हाल, जैसे शुरू में आपने बात की, अब 174 कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की हैं, पीटीआई और जमात इस्लामी की मिला के 193 के करीब सीट्स बननी है, तो ज़ाहिर है उनका हक बनता है। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने बड़े दिनों से उनको एक दावतें भी दी, बुलाया भी, बात भी की, डिप्टी मेयरशिप भी ऑफ़र की, लेकिन सवाल यह है कि जी वो नहीं उस तरफ जाना चाहते। वो पीटीआई के साथ अगर कंफर्टेबल हैं और उनको लग रहा है कि जी वो आसानी के साथ मेयरशिप ले सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए, जमात इस्लामी से आमिर साहब भी इस पर ज़्यादा अच्छी तरह बात कर सकते हैं। देखिए, जमात इस्लामी से सियासी तौर पर आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन सोनिया उनका ट्रैक रिकॉर्ड, पहली तो बात है कि बहुत अरसे के बाद कराची में कम बैक किया जमात इस्लामी ने, इतनी सीटें उन्होंने ली हैं और एक बहुत अरसे से एमक्यूएम थी, उसके पास जमात इस्लामी आई, फिर मार्जिनलाइज हो गए थे और बहुत पीछे रह गई थी जमात इस्लामी। नेमतुल्लाह साहब मरूम रहे हैं, अपना मेयर बड़ा काम किया था कराची में, जमात इस्लामी के थे। मेरा अपना ख्याल है कि जी ये जो अब कल इलेक्शन होने जा रहा है बाकायदा तौर पे, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि जिस तरह पीटीआई जमात इस्लामी इकट्ठे हैं, हाफिज़ नईम रहमान साहब मेयर बन जाएंगे, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि जरदारी साहब बैठे हुए हैं दुबई में और करोड़ों रुपए की ऑफरें भी लग रही हैं और वो अपना खेल हमेशा की तरह उन्होंने जारी रखा हुआ है। अब बात यह सुनिए कि इस मामले में तो हम वनरेबिलिटीज़ हमारी हैं, एज ए नेशन ही हम देख लें, पैसा हमें दिखाएं
मैं नोट खा मेरा मूड बने, हम तो सारी कौम ही आपको पता है इस तरह की है, तो यू नेवर नो कि किस स्टेज पे क्या हो जाए। हमने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होता हुआ देखा इमरान के खिलाफ, और जरदारी साहब आज भी क्लेम करते हैं कि भाई तुम अमेरिका की बात करते हो, मैंने तुम्हें निकाला। और ये खैर वो भी फजल रहमान साहब भी यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें निकाला। अब सवाल ये है कि जी इलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है। अब जिस तरह कहा जा रहा है कि जी जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है और मामलात किसी ना किसी तरीके पीपल्स पार्टी अपने हक में लाना चाहती है, अब देखना ये कि कल क्या सूरत हाल बनेगी। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक नई चीज़ है, नई शुरुआत है। अगर मेयरशिप उनको दी जाए, कम से कम जमात इस्लामी के बारे में आमिर साहब भी एग्री करेंगे, कम करप्ट प्रैक्टिसेस की बातें नहीं होती, उनके बारे में करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगते। तो अगर मेयर कराची बन जाए, और कराची का आमिर साहब जितना बुरा हाल है, मेरा ख्याल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, जितना बुरा हाल हो चुका है, कोई कहते हैं लावारस शहर हो गया, वो कराची रोशनियों का शहर। आपस की बात है, मैं 73 में गालिबन पहली दफ़ा कराची गया था और मैं घूम गया था, मैं कह रहा था कि मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ। तो अब अभी कभी जाएँ तो आपको लगता है बिल्कुल वीरान कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी, और आपके ख्याल में जमात इस्लामी को हक बनता है कि वो अगर PTI उनके साथ खड़ी है तो मेयरशिप दे दी जाए, और बड़ा अनफेयर होगा पीपल्स पार्टी के पार्ट पे कि वो ज़बरदस्ती अपना मेयर लेके आए? जी आमिर जिया साहब। जनाब, अगर इस मुल्क में सीधी सादी खालिस जमहूरियत होती जिसमें 2 जमा 2 4 होते, तो जो नतीजा इत्शाम साहब फरमा रहे हैं वही निकलता। ये सीधी सी बात है। 193 जो है वोट, या एक वोट अभी रोका हुआ है एक सीट के ऊपर, तो 192 वोट जो हैं वो जमात इस्लामी और PTI के हैं। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के 174 हैं। तो इसमें कोई हिसाब किताब में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी जमहूरियत की हर कल जो है जरा सी टेढ़ी है और उसमें जो है वो सीधे साधे नताइज हमें मिलते नहीं है, तो मुझे जो मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, पेशगोई कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो होंगे वो जीत जाएंगे। अच्छा, तो एक सेकंड, आमिर साहब जीत जाएंगे तो क्या झुल्लू फिरेगा, या वो जो शेख रशीद इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसा चल गया है वहाँ पे, फिर देखे ना, ये तो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा ना असेंबली के अंदर अपना जो उनका। मैं भी आ रहा था, उसी पे आ रहा हूँ। अगला मरहला, पहले तो मैंने कहा खबर दूं, हेडलाइन दूं ना मैं आपको। जी। हेडलाइन में इम्कान इस बात का, गालिब इम्कान इस बात का है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो जीत जाएंगे। अच्छा, कैसे जीतेंगे? 174 वोट की उस पर क्या होगा? अब उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं, 2 मफरूजे हैं। एक तो ये कि मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जमात इस्लामी और PTI के तहत के वोट डालने के लिए ना आए, ठीक है ना, और उसकी वजह से जीत जाए। डालने ना आए या उनको आने ही ना दिया जाए वहां पे। सर मैं अभी आ रहा हूँ ना, अब मैं आप तो मुझे, एक तो उसके वजूहत हो सकती है, किसी का ज़मीर जाग सकता है, अच्छा, किसी का ज़मीर जाग सकता है, किसी को अपनी क़यादत के फैसले से इख्तिलाफ हो सकता है, कोई वो वाली वजूहत भी हो सकती है जो कि इत्शाम साहब फरमा रहे हैं कि वो ना आ सके बाद नागुज़ीर वजूहत की बिना पर। फिर जरदारी साहब का जादू, उनका जो एक खूबसूरती है अपने सियासत करने की, जो इत्शाम साहब को बहुत पसंद है, तो वो भी काम हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इम्कानात हैं। अच्छा। दूसरा सूरत ये हो सकती है इत्शाम साहब और सोनिया साहिबा, वो ये कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक ज़ाहिर जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात उसमें तो बनेगा नहीं। PTI के 63 अरकान हैं, 63 में से अगर 32 लोग ये फैसला करें कि हमने अपनी क़यादत की बात नहीं माननी, तो फिर एक जायज़ तरीका बन जाएगा। हमारा जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो खामोश है इस बात पर कि वो होता है ना कि चेंज ऑफ लॉयल्टी के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे तो डिसीट हो जाएंगे, तो उसको किस तरह से उस इबाम को पीपल्स पार्टी अपने हक में इस्तेमाल करती है, एक सवाल होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है और मुझे बिल्कुल यकीन है कि ज़मा मकान जो है वो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ है। यहाँ पर मैं एक और बात हूँ कि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, हाफिज नईम साहब बहुत ही मतलब है जारहाना सियासत करते हैं, बहुत ही कहते हैं ब्राइट किस्म की शख्सियत हैं, आतिश ज़ेरपा, उन्होंने जमात इस्लामी को एक बार दोबारा गेम में इन करने में बड़ा उनका अहम किरदार है। उसी तरह मुर्तज़ा वहाब भी पढ़े लिखे शख्स है, कराचियाइट हैं, मतलब है फौजिया वहाब साहिबा के फर्जंद हैं, उनके एक सियासत में तारीख थी, इतना सब जानते हैं उनको, तो और मतलब है फाल आदमी है, ठीक है ना, उनसे तवक्कुआत हो सकती है, नौजवान भी है, कल को वो और अहम पोजीशन होंगी। तो मुझ जैसे लोग जो मतलब है, हालांकि सियासत में आइडियलिज्म की जगह नहीं होती, लेकिन हम जैसे लोग ये फिर भी कहते हैं कि काश ऐसा होता कि वो कहते हैं बगैर किसी तनाज़े के मेयर बनते। अब अगर वो बन भी जाएंगे तो तनाज़ा होगा। अब बहुत सारे लोग माजी की मिसाल देते हैं हमारे दोस्त के, जी जमात इस्लामी के अखवानी साहब जब मेयर बने थे तो पीपल्स पार्टी के 3 वोट कैंसिल हो गए थे और फला चीज हो गई थी, पूरी तारीख है। और नेमतुल्लाह इसलिए बने थे कि एमक्यूएम जो थी रेस से बाहर थी।
और ताज हैदर बड़ी मुश्किल से उनको हराया गया ठीक था, है, मैनिपुलेट हाँ। किया गया था। तो अब भी उसी तरह की चीज हो रही है। ठीक है। तो ना तरीका वारदात बदला, कराची की किस्मत भी वैसे ही जैसे शाम साहब कह रहे हैं, और उसके चलें। मसाइल भी फिर आगे चल हाँ, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इमरान याकूब साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान याकूब साहब, आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? आपको लगता है, बज़ाहिर तो जैसे अभी आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं, नंबर गेम तो सीधा सीधा जमात इस्लामी के हक में है। आपको लगता है कि कल वहाँ भी जरदारी साहब कोई जादू चलाएंगे? मफाहमत के बादशाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आमिर भाई ने अभी जो बात की है ना, बात ऐसी है कि अगर तो 2 जमा 2 4 वाली बात हो तो फिर तो कोई शक नहीं है कि जो है वो हाफिज नईम साहब को ही मेयर कल मुंतखब हो जाना चाहिए। लेकिन फिर जो जैसे इत्तेशाम साहब ने कहा कि जो बादशाह हैं आसिफ अली जरदारी साहब, फिर उनका गुर क्या होगा, उनका किस तरह से वो खेल होगा। तो मैं आमिर साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे कल मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बन जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल भी यही है कि क्या मुर्तज़ा वहाब इस तरह से मेयर बन के कुछ डिलीवर कर पाएंगे? क्या उनका ज़मीर इस बात का बोझ नहीं लेगा कि वो किस तरह से, किस तरीके से कराची के यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर मुंतखब हुए हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें, वो एक बड़ी माँ के बेटे हैं, एक बड़ी माँ के साहबजादे हैं, और उनका एक ख़ानदानी जो पस मंज़र है, उनको वैसे भी दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर होना चाहिए। अगरचे पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस तर्ज़ सियासत पे फ़ख्र करती है, इस तर्ज़ सियासत पे खुश होते हैं और इस तर्ज़ सियासत को अपने घर की बांदी समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब को खुद भी इस पे सोचना होगा कि क्या इस दूसरा तरीके इमरान से साहब ये भी बताएं, इमरान साहब ये भी बताएं कि देखें ना, ओवर द ईयर जिस तरीके से ठीक है वोट बैंक उनका है, सिंध की हद तक तो पीपल्स पार्टी हमने देखा कि महदूद होकर रहेगी है सिंध रूरल में ख़ास तौर पे, और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में आपने देखा कराची से कोई इतनी सीटें भी नहीं ली थी। आपको क्या लगता है कि ये होना नहीं चाहिए कि थोड़ा सा इस दफ़ा चांस दिया जाए, क्योंकि 13 साल हुकूमत करने के बाद आज भी लोग तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी पे कि सिंध का बेड़ा गर्क किया, शहरों का बेड़ा गर्क किया। तो चले फॉर ए चेंज, अगर कोई नया आदमी आ जाता है, रेपुटेशन उसकी अच्छी है और दूसरी पार्टी से आ जाता है, तो ये कराची के लिए अच्छा नहीं होगा अगर बंदा आ जाता है? जी जी सर, बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ मामला ये है कि कराची के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सोचना तो अपनी सियासत के बारे में सोचा जा रहा है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम अगर सूबाई हुकूमत हमारी है तो कराची का मेयर भी हमारा ही होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि कोई फंड ऐसे भी हों जिस पे हाथ साफ ना किया जा सके। हमारा अलमिया ये है कि हमारा मामला काम से ज्यादा पैसे कमाने पे होता है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मुर्तज़ा वहाब बन जाते हैं, और वो अगर मैं ज़ाती तौर पे उन्हें पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों से एक बेहतर चॉइस समझता हूँ, तो एक इसमें ये उम्मीद भी की जा सकती है कि अल्लाह करे कि वो बन जाएं। हाँ। और वो शायद वो फंड जो हैं कराची के, वो कराची पे और भी एक- लेकिन आमिर साहब, सॉरी सोनिया, आमिर साहब मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखें यहाँ पे पीपल्स पार्टी में, और आमिर साहब भी ज़रूर इस पे कमेंट करें, पीपल्स पार्टी में शख्सियात की अहमियत कोई नहीं है, और ख़ास तौर पे बीबी की शहादत के बाद सबको पता है, ये कोई ख़बर नहीं है कि जरदारी साहब अपनी बात मनवाते हैं, मुबैना तौर पे हर अदारे के सरबराह से चाहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करें, और एक मखसूस हर महीने वो जो उन पे इल्ज़ाम लगता है कि पैसे पहुँचने चाहिए, तो ये क्या ये बनने के बाद उनकी बात नहीं मानेंगे? आमिर भाई इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी को तो चले छोड़ दें, मुझे कोई दूसरी और सियासी जमात बता दें जिसमें शख्सियात की अहमियत हो, जिसमें जो है लोगों की कदर की जाती हो, या लोग फैसला चलें ये आमिर साहब से पूछते हैं। आमिर साहब आपको क्या लगता है? देखें ना, माजरत के साथ पीपल्स पार्टी अपना PMLN पे इस तरह के डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगते, उन पे लगते हैं पार्टी लीडरशिप पे कि जी मुबैना तौर पे अब वो कहते हैं कारोबार नहीं करते, कमीशन और ये किक बैक्स में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे तो इल्ज़ाम ही ये लगता है कि जी हर एक, मैं ज़ाती तौर पे उनका नाम नहीं लूँगा, एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है पीपल्स पार्टी के, मिनिस्टर भी हैं और सिंध से उनका ताल्लुक़ है, वो उनको उनसे आजकल नाराज़ हैं, इस हद तक नाराज़ हैं जरदारी साहब के वो अपनी मिनिस्ट्री का पैसा उन तक नहीं पहुँचता उनका। तो मेरा सवाल आपसे कि मुर्तज़ा वहाब चाहे कितने अच्छे हों, फौजिया वहाब बहुत ज़बरदस्त खातून थी, हमारी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, बड़ी मोहब्बत और ऑनरेबल लेडी थी वो, लेकिन सवाल है कि जरदारी साहब जो चाहते हैं वो करवाते हैं।
कितना भी अच्छा बंदा हो, अब वो वैसे ही बात निकल आएगी। FBR में बात हो रही थी, एक साहब से मैंने पूछा, बड़ी सीनियर पोजीशन में आमिर साहब काम करते हैं ग्रेड 21 में, तो यहाँ पे कोई अच्छे लोग भी हैं। उन्होंने कहा कि यार इसमें 70% तो ख़राब हैं, 30% अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन 30% में 20% वो हैं जो खुद पैसा नहीं लेते, लेकिन नौकरी बचाने के लिए जो बॉस कहता है ना, सारे गलत काम करते हैं। जी अच्छा, जो दिलचस्प बात है जो आपने मतलब इल्जामात दोहराए, तो वो तो बिल्कुल कहते हैं ना कि हर आदमी उसको, हर दूसरा शख्स जो है वो यही बात करता है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है शाम साहब कि हमारा जो सिस्टम है उसने जरदारी साहब को नीट एंड क्लीन साबित कर दिया है। मतलब है, हम आप और हम कहते रहे, और हो सकता है अगर खुदा ना खासा कल को डिफेमेशन केस ना हो जाए आप पर और मुझ पर, तो मैंने तो खैर कुछ नहीं कहा। मैं मुबैना तौर पे कहता हूँ, उनके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं। शहबाज साहब याद नहीं है, पेट चाक करके वो कहते थे मैं पैसा निकालूंगा इनसे। हम तो उनके मुखालफिन की बात कर रहे हैं। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनके मुखालफिन, उनके हाल के इत्तेहादी और साबका जो उनके मुखालफिन है और उनके आज के जो मुखालफिन है, सभी इल्जाम लगाते हैं। लेकिन देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा सिस्टम ने उनको बिल्कुल एक साबित कर दिया कि वो इंतहाई मतलब है सादिक और अमीन किस्म के शख्स हैं। उन्होंने कभी कोई धांधली नहीं की, कभी उन्होंने परसेंटेज नहीं लिया, कभी कोई उन्होंने बेईमानी नहीं की। अब क्योंकि सिस्टम भी कह चुका है तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब साबित मतलब मंतक की रूह से, जितना हमारी जमहूरियत की मंतक में 1 जमा 1 जो है वो 2 नहीं 3 हो जाता है, 2 जमा 2 5 हो जाता है ना, जो भी आपको नजर आएगा कल के इलेक्शन में। तो उसी मंतक की रूह से अब ये हुआ कि जनाब ये बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है ना। और इनके बारे में जो कहा जा रहा है, उनको जाहिर है कि बिलावल साहब भी ये बात कहते हैं कि भाई सियासत सीखनी है और अगर किसी को सियासत में PhD करनी है तो जरदारी साहब के पास जाए, उनके सामने मिठाई का टोकरा रखे, उनके उस पे मतलब है ना कि वो जो उस्ताद जो पहले वो पहनाया करते थे पगड़ी, तो वो जाके वहां पे अपनी पगड़ी बंधवाए तो होगा। तो अब जरदारी साहब पे ये जो इल्जामात है तो कोई यकीन ही नहीं करता, ईमानदार आदमी ये साबित हो गया ये ना। चले ये इल्जामात की बात हुई तो एहतशाम साहब ये आप कराची के दुखो, मैं एक जुमला और जी प्लीज सर, कितना ये डिलीवर की जो करने की बात है ना, बात ये है कि कराची की ओनरशिप पीपल्स पार्टी नहीं लेती। वो कह रहे हैं कि हम लेते हैं। देखिए 15 साल से माशाल्लाह हुकूमत में है, 15 साल में आप नक्शा बदल सकते हैं उस शहर का। कराची का नक्शा बदलेंगे, कराची अगर एक अमीर शहर होगा, वहां पे मसले नहीं होंगे तो पूरे सिंध को फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। तो अभी तक इनका स्कोर कार्ड बहुत पुअर है, और इसके बावजूद कि मुराद अली शाह साहब को मैं रैंक करता हूँ, बड़े फाल किस्म के वजीर आला हैं। अगर आप उनसे बातचीत करें, ज़हीन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, अर्बनाइट है, NLD यूनिवर्सिटी में पढ़े, कराची IIT में कहता हूँ उनको, तो वो उन जैसा बुज़दार नहीं है, वो बुज़दार नहीं है, ठीक है ना। वो भी डिलीवर नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? करना चाहिए था। कराची को बहुत अच्छा होना चाहिए था। कराची को अच्छा होने में मतलब कोई हमारे पास वसाइल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या हुकूमत सिंध इस बात की इजाजत देगी या इर्तिकाज़े वो ताकत करेगी? हमारा मसला ये कि हमारे अवाम कहीं और है और ताकत कहीं और है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्विक जरा कमेंट लेती हूँ मैं इमरान याकूब साहब का, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। इमरान याकूब साहब, एक मसला ये भी होता है ना कि चले सिंध के अंदर अब सिंध हुकूमत है तो इख्तियारात का फिर फंड्स का रोना भी आ जाता है, तो अगर मुर्तज़ा वहाब साहब बन जाते हैं तो कम से कम उन्हें अपनी जमात की या हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट होगी, ये भी एक एज हो सकता है। देखिए बिल्कुल हो सकता है। मैं तो पहले भी अपनी बात में ये कह रहा था कि ये एक एज हो सकता है और बड़ा एज हो सकता है, लेकिन मकसद ये है कि क्या पीपल्स पार्टी उसको ऑन करेगी, क्या उसके मुखालफिन जो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो पैसे खाते हैं लिगाते नहीं हैं, तो क्या इस दफ़ा इससे उलट होगा? क्या इस दफ़ा वो खाएंगे नहीं, वो बाकी पैसे कराची के पैसे कराची के अवाम पे, कराची के शहर पे खर्च किए जाएंगे? क्या शहर कराची को एक बार फिर से रोशनियों का शहर बनाया जा सकेगा? मुराद अली शाह साहब ने जब पहली दफ़ा कायम अली शाह साहब को हटा के उन्हें वज़ीर आला बनाया गया था, तो उस मुख्तसर से अरसे में कराची में तरक्याती कामों पे उन्होंने काम किया था। बहुत सारे रोड्स जो थे, ख़ासतौर पर शारा फैसल, उसकी तामीर भी की गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर की गई थी। लेकिन बाद में मुराद अली शाह साहब को भी शायद नज़र लग गई और वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह के वज़ीर आला सिंध को डिलीवर करना चाहिए। लेकिन वो एक जुमला जो टैंकर माफिया, ड्रग माफिया, टिम्बर माफिया, माफियाज वो कोई खत्म आमिर साहब नहीं हुआ। इमरान साहब चले इस पॉइंट पर ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
सब अब जरा मुल्की सियासी मंजरनामे पर बात कर लेते हैं। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, इस सब में इलेक्शन सर की बड़ी बाज़गश्त है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे। आपको क्या लगता है सर, आपकी इत्तलात क्या कहती हैं कि वाकई इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं? सोनिया, कुछ दिन तक तो ये खबरें आ रही थी कि जी जो स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं शायद उनमें इलेक्शन मौजूदा साल में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बात यह है कि फिर आप आइनी और कानूनी तौर पे भी तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना। अब तो बहुत लोग बातें करते हैं, ख़ास तौर पे जिस अंदाज से ये इलेक्शन होने चाहिए थे पंजाब के नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने बातें की हैं कि जी भले इलेक्शन नहीं हुआ लेकिन हमारी रूलिंग अपनी जगह मौजूद है कि एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है, गैर कानूनी गैर आइनी काम किया गया। तो ज़ाहिर है कहाँ तक किसी इससे जान छुड़ाएगा। अब सवाल ये है कि चलें, अब शायद मेरा ख्याल ऑप्शन भी कम होते चले जा रहे हैं। अब इसका सिनेरियो ये बन रहा है, मेरा ख्याल है मेरे दोनों दोस्त भी इस पर ज़रूर बात करेंगे। देखिए पीटीआई जिस तरह मार्जिनलाइज हो रही है, कर दी गई है, जिस तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं, गलती दर गलती की है उन्होंने। अब बातें जो हो रही हैं सोनिया, फोरग्राउंड कंक्लूजन का लफ्ज़ भी कई जगह यूज़ होता है कि जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ही मैदान में दोनों रह जाएंगी। और उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को सिंध सीधा दे दिया जाएगा, पंजाब पीएमएलएन को दे दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि केपी को ठेके पे दिया जाएगा मौलाना फजल रहमान को, और फिर बलूचिस्तान में बाप और उसका बाप जो है ना वो उसको हैंडल करेंगे, फैसला करेंगे क्या करना है। और आगे जो सिनेरियो बिल्डिंग हो रही है इसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहेगी कि इंतखाबी इत्तेहाद उनका एएनपी के साथ हो जाए, और दूसरी तरफ पीएमएलएन चाहेगी कि जेयूआई के साथ उनका इंतखाबी अलायंस हो जाए या उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन बैटल लाइन तो ड्रा बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। अब सवाल जो है इफ्स एंड बट्स के साथ बड़े सवाल आते हैं कि क्या बाय द टाइम इलेक्शन होने जाएगा तो हमारे इलेक्टेबल, हमारे नज़रियाती वोटर चाहे पीटीआई के हैं या बाकी जमातों के हैं वो कहाँ खड़े होंगे। बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी कि ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन की पार्टी बन के सामने आई है, इसको टोटली ये कह देना कि इसका कोई रोल नहीं होगा, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इलेक्टेबल्स भी होंगे इनके साथ जो लोग हैं। सोनिया देखें ना, इलेक्शन में जो बंदा कैंडिडेट खड़ा होता है उसकी भी कोई हैसियत होती है ना। हमेशा ये देखा जाता है कि जी भी ठीक है, कौन खड़ा है, जिम्मेदार है, तकड़ा आदमी है, फॉलोइंग है, बरादरी है, फ्यूडल्स हैं, नहीं है। अब क्या किया जाए, हमारी सियासत ही ऐसी है। हाँ, लेकिन एक दिन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि हमने तो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली और कल कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। बहुत पुरानी बात है, एक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे तो हमारे उस इलाके में मोहल्ले में एक साहब खड़े हुए, रिटायर्ड एफबीआर के बड़े सीनियर अफसर थे और पूरे मोहल्ले में बड़े नेक नाम आदमी थे। रिजवी साहब, मरून याद आ गया नाम उनका, शुक्र रिजवी साहब। आप यकीन करें उनको 10 वोटें नहीं किसी ने दी थी। हाँ। तो देखें यहाँ पे अब तो मुसीबत है कि लोग ये देखते नहीं है कि अहल कौन है, अहल नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये, और फिर दूसरा फैक्टर पीएमएलक्यू का भी है, उनके अंदर भी आपने देखा बहुत सारे लोग हैं। पीपल्स पार्टी ने इन रोड्स बनाए हैं जनूबी पंजाब में भी, 100 से ज़्यादा लोग उनके साथ शरीक हो गए हैं। पीएमएलएन हमने देखा कोई लोग नहीं आए। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हम किसी के साथ ताद नहीं करेंगे, ठीक है। सेंट्रल पंजाब उनका, जैसे रोज़ बात करते हैं, कराची से अपना लाहौर से अटक तक 144 सीटें बनती है मैंने इसकी, वो खासा उनका वहाँ पे हमेशा से एक रोल रहा है। इतनी आसानी के साथ वो नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जी इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे, किस तरह के इलेक्शन होंगे, फेयर फ्री होंगे। माजरत के साथ शाहिद खान अब्बासी तो कहते हैं जितने इलेक्शन हुए सब धांधली हुई। इवन वो कहते हैं 2018 का इलेक्शन भी जिसमें मैंने शिरकत की, मेरी पार्टी जीत के आई थी, वो भी धांधली वाला था। तो ठीक है, मेरा ख्याल है शुरू करें आमिर साहब से। आमिर साहब, हाउ डू यू लुक एट दिस न्यू, ये जो अब बैटल लाइन ड्रॉ हो रही है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, किस तरह का होगा, कौन किस तरफ जाएगा? जी आमिर जा साहब, पहली बात तो कि इलेक्शन के इम्कानात हैं, इलेक्शन होंगे, और इसलिए होंगे कि हमारी मजबूरी है कि अगर हमें IMF से नया प्रोग्राम निगोशिएट करना है तो आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए होगी। और फिर कोई गैर आइनी काम हो या तो कि जी कोई आप केयर टेकर लेकर आए तवील मुद्दत के लिए, उसका मुझे इम्कान नजर नहीं आता। ठीक है, उसको सेल करना बहुत मुश्किल होगा, उसको एक्सेप्ट कराना। तो एक सीधा रास्ता ही कि इलेक्शन हो। अच्छा, इलेक्शन में भी देखें कि पीडीएम होगी, ठीक है ना। अब जब पीडीएम बमुकाबला पीडीएम होगी तो उसमें मुझे लग रहा है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो रिवायती मोहब्बत है वो दोबारा बहाल हो जाएगी, यानी कि दोबारा जो राइवलरी है सामने आएगी। और उसमें होना ये कि जो मलबा गिरेगा खराब मईशत का और जो भी खराबियों का, वो गिरना है नून लीग के ऊपर ज्यादातर। पीपल्स पार्टी एज ए डार्क हॉर्स जिसकी तवक्को नहीं थी साल भर पहले तक, वो निकलेगी। सिंध जैसे फरमारे, सिंध उनके हाथ में, अर्बन सिंध भी और रूरल सिंध भी, देही शहरी दोनों एक तरह से। बलूचिस्तान का मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े सरदार इलेक्टेबल्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही हाल जो है साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब का भी है, ठीक है ना। सेंट्रल पंजाब में भी अगर फजा चलती तो 1-8 सीट 2-4 सीट हो सकती हैं। केपी में एक जमाने में पीपल्स पार्टी का हल्का हुआ करता था, एनपी से इत्तेहाद हो जाता है, तो ये किस तरह का एक मलहूबा बना लेंगे।
अच्छा, उसमें आप ये देखिएगा कि वो तरकीब पर भी जाएंगे नून लीग की, और हमें जो मिलेगा, जो अंदाजा हो रहा है कि डिवाइडेड मैंडेट होगा कि अगर फेडरल में एक पार्टी होगी तो पंजाब में कोई और पार्टी होगी, या पंजाब में भी कोई कमजोर हुकूमत होगी। एक फ्री हैंड नहीं मिलना। नून लीग को अगर ये गलतफहमी है कि वो बड़ी शान और शौकत से ढोल बजाते हुए आ जाएंगे, भंगड़ा पाते हुए आ जाएंगे, तो मुझे तवक्को नहीं है। अच्छा। और क्योंकि अब देखिए ना, एक तो है ना कि पीडीएम की कोई बी टीम है, मगर पीडीएम की सी डी टीमें भी आ रही हैं। अब उसमें आईपीपी जो है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो सी या डी टीम बनती है, फर्ज करें, ठीक है ना, स्टेटस को की। हाँ। तो वो अपनी कुछ इलेक्टेबल्स के बल पे 6, 8, 10 सीटें ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो उन्होंने रहनुमाई कराई है, जिन लोगों की बिठाया था उन्होंने लाहौर में, कि अली ज़ैदी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इमरान इस्माइल की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, महमूद मौलवी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ठीक है ना। हाँ। ये बेचारे कराची में लड़ेंगे, आप देखिएगा इनका क्या होता है, इनकी जमानत सब जब्त हो जाएगा। हाँ। लेकिन साउथ पंजाब में अगर इलेक्टेबल्स आ जाते हैं, बड़े लोग आ जाते हैं, तो फिर वहां पे फिर ठीक है, शाह महमूद कुरैशी का भी फैक्टर है। और लेकिन देखिए, लड़ाई जो है ना इस वक्त, लड़ाई है कि पीटीआई का वोट बैंक कौन लेगा। हाँ। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा एंटी पीडीएम वोट बैंक है। बिल्कुल। उस हाँ। एंटी पीडीएम वोट बैंक में नून लीग, पीपल्स पार्टी सब शामिल है। ठीक तो है। वो अगर तकसीम होता है तो फिर प्रो पीटीआई वोट बैंक कौन, वो आईपीपी तो नहीं ले सकती। नहीं ले सकते, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पीटीआई को कितना फ्री हैंड मिलता है इलेक्शन में आने का, ये हमें नहीं पता। उसको कैंडिडेट मिलते हैं, नहीं मिलते, कौन उसके नाम पे लड़ने निकलेगा, अगर जेल में होते हैं तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या होगा, तो वो बहुत सारे सवाल है। तो पीटीआई को तो मैं बहुत मार्जिनलाइज करता हूँ कि ठीक है। कोई इतना इमरान याकूब साहब, ये आप वैसे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी का? अभी जिस तरह से आमिर जिया साहब बात कर रहे हैं, एक चीज तो वाजे है कि पीटीआई छोड़कर जाने वालों को शायद पीटीआई का सपोर्टर या वोटर उस तरह से वोट ना करे। अब इनका मंशूर भी या बयानिया भी उस तरह से क्लियर नहीं है कि वो एंटी पीडीएम जाएंगे, तो फिर इनके वोटर सपोर्टर ये कहाँ से लेकर आएंगे? और दूसरा जो इमरान साहब, ये आमिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए हैं बीच में, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से ये है जो लोग कह रहे हैं कि जी वो तो थोड़े दिनों के बाद वो जेल के अंदर होंगे, पार्टी बैन भी हो सकती है, उस सिनेरियो में फिर पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? जी देखिए सोनिया, बात सीधी सी है। पहली बात तो ये है कि अभी तक मुझे तो नहीं इस तरह से लगता कि यकीनी हो कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगरचे ये बातें की जा चुकी हैं, मुख्तलिफ वज़रा भी ये बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, लेकिन मुझे इस वक्त अभी तक ये चांसेस लगते हैं कि हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने जो एक दिन बात की थी कि अगर असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा भी जाए तो कोई गैर आइनी काम नहीं है, तो कुछ उस तरह का भी काम हो जाए। क्योंकि जिस तरह से इस मुल्क में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसी तरह से अब ख़त्म किया गया है। वो प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से ख़त्म नहीं जब तक हो जाता, उस वक्त तक इलेक्शन होना और फिर उसमें इलेक्शन का जो मर्जी का रिजल्ट आना, वो उस तरह से इतना आसानी से मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो मामला हैं कि पीटीआई कितनी सीटें लेगी, तो पीटीआई मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कराची में एमक्यूएम का मामला था कि अल्ताफ हुसैन को माइनस करके एमक्यूएम जिस हलके में 2.5 लाख वोट लेती थी, वहां हमने देखा कि 20-20 हज़ार वोट लेके भी लोग जीत गए। उसी तरह से अगर पीटीआई से आप उनके चेयरमैन को माइनस कर देंगे तो वो चेयरमैन के बाद उसकी कोई हैसियत रह नहीं जाती। अब उसके वोटर जो हैं वो क्या वोटर जो है वो चेयरमैन के बगैर निकलेगा, वोट डालने के लिए जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। फिर चेयरमैन के बगैर लोग उस पार्टी को ऑन करेंगे। अभी तो देखें चेयरमैन बाहर फिर रहा है, लेकिन जब चेयरमैन सलाहों के पीछे होगा, जब नाअहल हो जाएगा, जब चेयरमैन जेल में चला जाएगा, तो उस वक्त पोजीशन मजीद खराब होगी। तो शायद बहुत सारे लोग जो अभी तक उस जमात में हैं फिर वो भी ना रहे। तो ये अभी लेकिन इमरान साहब, दूसरी तरफ ये जो लोग बात करते हैं कि जी जेल में जाके तो वोट बैंक ज़्यादा होगा, और मिसाल ज़्यादातर दी जाती है मौलाना कौसर न्याजी की, सियालकोट से जब उन्होंने मरूम में इलेक्शन लड़ा था जेल के अंदर रहते हुए, वो कहते हैं उन्होंने 3 गुना ज़्यादा वोट लिए थे। तो आपको ऐसा लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जेल में जाके तो ज़्यादा वोट मिलेंगे। नहीं, जेल में जाके ज्यादा वोट तो उस वक्त मिलेंगे ना कि जब पीछे हो।
9 मई ने सर इस मुल्क की सियासत को बिल्कुल बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। 9 मई के बाद आपके वो लोग जो जोशीले लोग थे, फवाद चौधरी थे, अली जैदी थे, जो यहाँ रख के कहते थे कि मुझे मार दो, यहाँ गोली मार दो। आपने देखा कि जिन लोगों ने सबसे पहले ऐलान किया उसमें वो साहब बैठे हुए थे, फिर इमरान इस्माइल साहब, बहुत सारे दूसरे, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि वो क्योंकि वो अभी इसलिए हैं कि क्योंकि उन्हें कुछ आशीर्वाद भी हासिल है और बहुत सारे मामला जो चेयरमैन इमरान साहब वो कहते हैं कि कुरैशी साहब को उधार पे दिया हुआ है, जब चाहेंगे वापस ले लेंगे। हाँ जी, तो वो जो काम चेयरमैन से नहीं करवाए जा सके वो उनसे करवाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जहां तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात है तो देखें उसमें कोई भी इस वक्त लीडर, बड़ी माजरत के साथ जहांगीर तरीन साहब हों, अलीम खान साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों या इमरान इस्माइल साहब हों, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका वोटर्स में क्रिज्मा हो, जो वोट बैंक, जिसका अपना वोट बैंक हो। लिहाजा मैं नहीं समझता वो अलायंस करके वो सीट एडजस्टमेंट करके। ठीक है, मुस्तकबिल आप कह रहे हैं अभी गैर वाज़ेह है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI GIT के सामने पेश हुए। हमेशा वो कहते थे मेरे पास सबूत हैं, कोई फोरम वो पेश करेंगे। कल जो सवाल हुए उनसे उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो सबूत ही नहीं है। सर इतना आसान है एक सर्विंग ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगाएं और फिर कहें नहीं सबूत ही नहीं है मेरे पास। लेकिन आप तो केस अपना खुद ख़राब कर रहे हैं ना। मतलब नॉर्मली तो इस तरह के जवाब देना शुरू करते हैं। लेकिन खैर इमरान खान साहब के तो आप क्या कहें, कासिम के अब्बा कोई 100 से ज़्यादा यू टर्न लिए उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं यू टर्न लेने अच्छे होते हैं। वो 35 पंक्चर लगाने की बात की इल्ज़ाम लगाए नजम सेठी पे, आसिफ पे इल्ज़ाम लगाए, अभी भी केस भुगत रहे हैं वहाँ पे। IMF के पास नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो इस तरह की बातें की कल की जो रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें वो तो बहुत डैमेजिंग है। मेरा नहीं ख्याल सोनिया इन्होंने अपना केस बिल्ड किया। यहाँ तक आमिर साहब उनसे पूछा गया कि जी आप जिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं आप बताएंगे नाम, किसने आपको कहा था? अब कहते हैं मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे बताया था, मैं भूल गया हूँ। हाँ। लेकिन ना इतनी सीरियस नोयत के इल्ज़ाम आप लगाएं, उसके बाद आपसे सवालात हो, आपके पास जवाबात ना हो, तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड तो हो रही होंगी। जब ये पेश किया जाएगा अदालत में, जब फाइनल मामला तो ये कहा जाएगा कि जी आपने GIT में बयान दिया था। हाँ। वहाँ तो मुकर नहीं सकते ना। ये कहेंगे जी मैंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और मुझसे ज़बरदस्ती अंडर ड्यूरस बयान लिया गया था। तो मेरा ख्याल आईन और कानून के मुताबिक तो अपने लिए मुश्किलात हो पैदा। ठीक है आमिर ज़िया साहब, अब ये 35 पंक्चर वाली बात है, पहले पूरा एक बयानिया बनाया फिर का नहीं मुझे किसी ने कहा था, तो ये तो बड़ा एक हसास मामला था। पहली बात हुई कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मुल्क के जो हसास तरीन इदारे होते हैं उनको सियासत में घसीटा जितना जाता है और मुतनाज़ा बनाया जाता है। इसमें आप देखें कि बहुत सारे सियासतदानों ने बकदरे जुस्सा अपना अपना किरदार अदा किया, उनका हिस्सा था, बकदरे जुस्सा हिस्सा था। अच्छा, इमरान खान साहब या अबू कासिम, माफ़ कीजिएगा, अबू कासिम, मैं एडिट कर रहा हूँ उनके नाम को, इन्होंने कासिम के अब्बा कहा तो हम क्योंकि अरबों से बहुत मुतासिर है तो अबू कासिम ज़्यादा अच्छा है। तो अब अबू कासिम साहब जो हैं तो उनको उनके कहते हैं कि सियासत में आपकी ज़बान के आगे मैदान नहीं होना चाहिए, आपको हर लफ्ज़ सोच समझ के बोलना चाहिए। और ख़ुसूसन जब आप हसास इदारों के हवाले से बात कर रहे हो तो कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो सही नहीं होती, उसका उन्होंने नुकसान उठा के देख लिया। और अच्छा एक और बात है शाम साहब, जो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप पावर मैट्रिक्स का हिस्सा रहे, आप वजीर आजम रहे, आपको अंदाजा है कि इस मुल्क के अंदर ठीक है जिम्मेदाराना बयानात देने चाहिए। वक्त कम है मासूद के साथ। अब इमरान याकूब साहब, ये सर अभी फिर कह रहे हैं कि आज़ादाना तहकीकात होंगी तो साबित करूंगा कि ये जो कह रहा हूँ ठीक हूँ, कल कहकर आए कि सबूत नहीं है। देखें, गुजारिश ये है कि बकौल आमिर ज़िया साहब, ये जो अबू कासिम है इनका मामला जो है ये इनका ये सोचते ज़हनी तौर पे ये है कि जो ये कहते हैं वही सच है, जो ये सोचते हैं वही हकीकत है और जो ये कह दें उस पर ही अमल होना चाहिए। लेकिन क्या करें, कानून इन चीज़ों पे नहीं चलता। वो अगर वो खुद अपना केस इस तरह से ख़राब करेंगे कि वो ये भी नहीं पता उन्होंने बताया किसने था, इल्ज़ाम किसने लगाया, कोई उनके पास सबूत नहीं है, तो फिर इसका जवाब क्या होगा? इनके खिलाफ फिर अपनी कार्रवाई होगी। लेकिन अलविया ये हमारे यहाँ के कानून जो है वो अमीरों के घर की बांदी है, बादशाह लोगों के घर की बांदी है। यहाँ पे कानून की बालादस्ती है नहीं, इसलिए जिसका जो दिल चाहता है। आप कह रहे हैं कि वो बार बार बयानात बगैर सबूत के लगाकर अपना केस खुद ही खराब कर रहे हैं। बहरहाल वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट इमरान याकूब साहब, आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।